तो पेश है क्लास 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज़म। ये पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम पहले फेडरलिज़म की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फेडरलिज़म की डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है कि पावर का डिवाइड होना, पावर का शेयर होना अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, रीजनल गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में पावर का डिवाइड होना। तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम में पहले एक यूनिटरी गवर्नमेंट थी। यूनिटरी गवर्नमेंट यानी कि वहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मेन कब्ज़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं था कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ भी कहती थी वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ता था। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अधिकार नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे सिचुएशन ज़्यादा ख़तरनाक रूप लेती गई, वैसे फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और पार्लियामेंट में दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन की, डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की, जिसकी वजह से वो फेडरल गवर्नमेंट बन गया। और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि पावर का डिवाइड होना अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स में है। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के पास अपने अलग पावर्स होते हैं, जिसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट नहीं है किसी भी देश में, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मेन कब्ज़ा होता है। वो वाली गवर्नमेंट कुछ भी कह सकती है स्टेट गवर्नमेंट को और उसे वो मानना पड़ेगा। तो फेडरल गवर्नमेंट किन किन देशों में है? फेडरल गवर्नमेंट गिने चुने देशों में ही है। उनमें से एक है इंडिया, और एक है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और रशिया, मैक्सिको, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है। लेकिन ये सारी कंट्रीज़ में नहीं है, गिनी चुनी कंट्रीज़ में ही फेडरल गवर्नमेंट है। बाकी सभी देशों में यूनिटरी गवर्नमेंट है मेनली। तो अब हम यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के डेफिनेशन और डिफरेंस पढ़ेंगे। यूनिटरी गवर्नमेंट वो वाली गवर्नमेंट होती है जहाँ पर या तो फिर एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, नहीं तो अगर 2 लेवल की होती भी है तब भी मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी हुक्म दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को वो मानना पड़ेगा, यानी कि मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। सेंट्रल की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है। एटलीस्ट 2 लेवल की गवर्नमेंट तो फेडरल गवर्नमेंट में होती ही है। 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। दोनों के पास अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं। स्टेट की अपनी अलग होती है, सेंट्रल की अलग होती हैं। दोनों को एक दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो अब हम फेडरलिज़म के कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन फर्स्ट है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट एक ही तरह के सिटीजन्स को गवर्न करती है, यानी कि अब इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इंडियन को गवर्न कर रही है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इंडियन को कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट पाकिस्तान को गवर्न कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट श्रीलंका को गवर्न करनी है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये दोनों लेवल की गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करती है, उन्हीं पर राज करती है। लेकिन अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के पास अपने अलग अलग पावर्स होती हैं, अपने अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शन होती हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। उन सभी लेवल के गवर्नमेंट की पावर्स जितनी भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जितने भी लेवल की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा ग्रांटेड किया गया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो अभी कोई चेंज लाना है तो वो एक लेवल की गवर्नमेंट अकेले ही नहीं चेंज ला सकते, दोनों लेवल की गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों का सहमत होना ज़रूरी है। और जो कोर्ट्स होते हैं वो अंपायर की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि
निष्पक्ष होकर फैसला करते हैं। अगर दोनों लेवल की यानी कि सेंट्रल और स्टेट में कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए पावर को लेकर, सेंट्रल कहने लग जाए कि हमारे पास ये वाली पावर है, स्टेट कहने लग जाए कि हमारे पास ये वाली पावर है, और फिर जो कोर्ट होता है वो अंपायर की तरह बिहेव करते हैं और उस वर्ड का मीनिंग बताते हैं कि ये पावर किसके पास है, किसके पास नहीं है। इससे डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होते हैं। और किस लेवल के और जो हर लेवल के गवर्नमेंट के पास कैसा पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, कौन कौन से टैक्स ले सकती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। उनको बताया भी गया कि आप यहाँ से पैसा ले सकते हैं इस टैक्स के द्वारा, इसके द्वारा नहीं ले सकते। इससे हमें पता चलता है कि फेडरल गवर्नमेंट के ड्यूली यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो सेफ गार्ड और यूनिटी को प्रमोट करना, सेफ गार्ड करना और प्रमोट करना है यूनिटी को, यानी कि देश की एकता बनाए रखना और उसे प्रमोट करना, और उस टाइम पर रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। अकोमोडेट मतलब कि रोक के रखना वहीं पर। तो फेडरेशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में मिलकर एक देश बनाते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स आपस में मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से देश बनाते हैं, जिसकी वजह से सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं। मेनली स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ा सा कंट्री अपने अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स को पकड़े रखता है और उनमें पावर डिवाइड करता है। यहाँ पर सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होती है स्टेट से, और सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होती। जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर में था, अब तो नहीं है। पहले जैसे जम्मू कश्मीर का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी अपनी अलग से पावर्स थी, लेकिन अब नहीं है वैसा। कमिंग टुगेदर की एग्जांपल्स हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, और होल्डिंग टुगेदर की एग्जांपल है इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।